नमस्कार, मेरा नाम राजशेखर राव है और मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ। मैं आज आपके सामने, सारे देशवासियों के सामने एक अहम मुद्दा लेकर आ रहा हूँ। क्या 2024 चुनाव में धांधली हुई थी? मैं सारे तथ्य आपके सामने रखूंगा। सिलसिलेवार घटनाक्रम, जो भी घटनाएं घटी है, सब आपको सामने रखूंगा और आपको तय करना है कि धांधली हुई या नहीं। अगर धांधली हुई है तो ये कितना बड़ा जुर्म है, मामूली सा जुर्म है या बहुत ही बड़ा सा गंभीर जुर्म है, ये आपको तय करना है। ये वीडियो खासकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के वोटरों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। देशवासियों से सबसे निवेदन है कि ये वीडियो पूरा देखें, खासकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के वोटरों के लिए। बात 2023 की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट, यानी चुनाव आयुक्त की नामांकन जो है, वो 3 लोग करते थे पहले। एक प्रधानमंत्री, एक नेता विपक्ष और तीसरे थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। 2023 में एक कानून लाया गया जिसमें चीफ जस्टिस को हटाकर एक और मंत्री, केंद्र मंत्री यानी होम मंत्री जी को उसमें शामिल किया गया। मतलब 3 वोट, अगर पहले का जो तरीका होता था उसमें 3 वोट जो है, एक सत्ता पक्ष का होता था, एक विपक्ष का होता था और एक सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का होता था। मतलब तीनों अलग अलग राय रखते थे और उनसे ये चुनाव आयोग का चयन होता था। लेकिन अब सत्ता पक्ष के पास 2 वोट रहेंगे और विपक्ष के पास एक ही वोट रहेगा। मतलब चुनाव आयुक्त का जो अपॉइंटमेंट है, उनकी जो नियुक्ति जो है, वो सत्ता पक्ष के मनमानी के तरीके से होगा। ये सत्ता पक्ष के मर्जी से होगा। विपक्ष कुछ नहीं कर बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकेगा। ये तो पहली बात है। चुनाव का ऐलान हो गया। चुनाव 2 चरण समाप्त होने के बाद में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामक एक संस्था ने उच्चतम न्यायालय के सामने एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ईवीएम में जो भी वोट काउंटिंग होगा वो वीवीपैट के पर्चियां जो है उनसे होगा। और वीवीपैट क्या है और ईवीएम क्या है, मैं आपको एक सेकंड में, एक मिनट में, ये ईवीएम क्या है और ये वीवीपैट क्या है, मैं आपको 1 मिनट में समझा दूंगा। अब जब आप चुनाव कक्ष में जाते हैं, उसका चुनाव का जो केंद्र है उसमें जाते हैं, आपको बाहर एक अफसर के पास एक मशीन रहेगी, उसको कहेंगे कंट्रोल यूनिट। आप जो उसके कक्ष में जाएंगे, जहां पर आप मतदान करते हैं, उसमें जाएंगे तो आपके पास 2 मशीनें दिखाई देंगी, जिसमें एक में बटन होते हैं, अपना उम्मीदवार का नाम, उसका चुनावी चिन्ह और उसके सामने एक बटन होता है। जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो उस चुनाव उम्मीदवार के नाम के आगे, उसके चुनाव चिन्ह के आगे एक बत्ती जलती है और आपको निर्धारित हो जाता है कि आपने वोट डाला है और उस उम्मीदवार को डाला है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब ये वोट कंट्रोल यूनिट, मतलब बाहर जो बैठे अधिकारी है, उनके पास जा रही है तो वो किस पार्टी को जाएगी आपको आंखों से दिखाई नहीं देता। ये बस आपको यकीन करना होगा कि ये चुनाव जो वोट आपने डाला है वो उस मशीन में जो भी आप वोट डाले हैं, ये बटन दबाकर, वो बटन में नहीं संक्षिप्त होगा, वो जाके वहां पर स्टोर हो जाएगा। बाहर जो अधिकारी बैठे हैं वहां पर स्टोर हो जाएगा। वहां किसके पास स्टोर हुआ एक किसी को नहीं पता रहेगा। इसी को जब इसकी मांग उठाई गई कि जब वोटर को नहीं पता कि वो किसको वोट डाल रहा है, तो ये वीवीपैट का एक नया तरीका लेकर आया गया, जिसमें आप वोट डालने के बाद में आपका उम्मीदवार का नाम, उसका चुनावी चिन्ह, एक पर्ची निकल के सामने आती है और वो एक 3-4 सेकंड के लिए वो दिखाई देती है, फिर बाद में वो डिब्बी में गिर जाएगी। उसे कहते हैं, उस पर्ची को कहते हैं वीवीपैट, जिसका पूरा नाम है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। एडीआर नामक संस्था ने 2 चरण के चुनाव होने के बाद में उच्चतम न्यायालय के पास जाकर एक याचिका दायर की, जिनमें वो चाहते थे कि चुनाव की गणना, मतदान की गणना जो है ये वीवीपैट के आधार पर हो, क्योंकि वोटर उसी को देख के वो संतुष्ट हुआ कि मैंने जिस पार्टी को, जिस उम्मीदवार को वोट दिया है, उसकी पर्ची उसे दिखाई देगी, क्योंकि इसलिए वो वोटर उसी पे यकीन करेगा। जब याचिका आई तो
उच्चतम न्यायालय ने तलब की चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग का नुमाइंदा आया, वो कहता है कि ये वीवीपैट की गिनती करना काफ़ी समय लेता और काफ़ी मुश्किल काम है। क्या चुनाव आयोग जो दलील पेश की अपनी तरफ से उच्चतम न्यायालय के सामने, क्या वो सच है या झूठ है, ये हमें जानना है। आमतौर पर हम करेंसी नोट, मतलब नोटों का जो बंडल होता है, वो 100 नोटों का जो बंडल होता है, उसे गिनने में 1 मिनट या 1.5 मिनट लगा देते हैं। मतलब 100 नोट गिनने में एक आम आदमी को 1 या 1.5 मिनट लग जाते हैं। अब 1 मिनट 1.5 मिनट करेंसी नोट गिनने के लिए लग रहा है, तो उसी पैमाने पे आप वीवीपैट की गिनती कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप 2 मिनट में 100 नोट गिनती कर लें। 2 मिनट में भी अगर 100 नोट गिनती कर लें तो 2 मिनट में आप 100 वीवीपैट गिनती कर सकते हैं। मतलब 1 घंटे में 3000 वीवीपैट की गणना एक आदमी कर सकता है 1 घंटे में। अगर आप 15 आदमी बिठा दिए तो 1 घंटे में 45,000 वीवीपैट की गणना संपूर्ण हो सकती है। और 4 घंटे में, मतलब एक विधानसभा क्षेत्र के लिए की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पर आमतौर पर मेरे ख्याल से 2 लाख वोट रहते हैं। उसमें अगर आप 90% वोट की अभी मान लें, मतदान हुआ ये भी मान लें, तो आप 1,80,000 वोट की गिनती जो है आप 4 घंटों में आसानी से समाप्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए बक्से खोलने में, वीवीपैट खोलने में, उनके छांटने में एक 1-1.5 घंटा और भी लग जाए तो 6 घंटे में, मतलब आप अगर सुबह 8 बजे गिनती शुरू करेंगे तो 2 बजे तक आपको विधानसभा के क्षेत्र के परिणाम मिल जाएंगे। बात होगी लोकसभा की, तो आप 15 आदमी की जगह जितने एक विधानसभा क्षेत्र में, मतलब कुछ जगह लोकसभा क्षेत्र में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 7 होते हैं, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा, एक लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। उस हिसाब से आप जो कर्मचारी है गिनने वाले उनको बढ़ा सकते हैं। तो हम अब तय हो गया कि ये दलील जो उच्चतम न्यायालय के सामने चुनाव आयोग ने पेश किया कि ये गिनती करने में काफ़ी समय लग जाता है, ये झूठ है, और काफ़ी मुश्किल है, ये भी झूठ है। अब बात आ जाते हैं चुनाव आयोग को जो आदेश उच्चतम न्यायालय ने दिया है। 26 अप्रैल 2024 को चुनाव आयोग को एक आदेश दिया है उच्चतम न्यायालय के 2 जज का बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता, ये दोनों का बेंच का गठन हुआ, जो इस वीवीपैट की गिनती की बारे सुनवाई की। उन्होंने आदेश दिए। पन्ना नंबर 37 पेज नंबर 37 पे पैरा नंबर 76 और 76B में उन्होंने कहा कि जब भी कोई उम्मीदवार एक लिखित दरख्वास्त देगा वीवीपैट की गिनती के लिए, तो उस ईवीएम का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका इंजीनियर का एक दल आएगा, उनकी जांच करेगी और ये तय करेगी कि जो वोट ईवीएम में पाए गए और जो वोट वीवीपैट में पाए गए, दोनों की तुलना कर जांच करके ये निर्धारित करेंगे कि कोई गड़बड़ी है या नहीं। ये उच्चतम न्यायालय का आदेश है, जस्टिस संजीव खन्ना का जजमेंट है, पेज नंबर 37, पन्ना नंबर 37, 76 और 76B पैरा नंबर। उसी बेंच के जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने पैरा नंबर पेज नंबर 56 पेज नंबर और पैरा नंबर 37 में उन्होंने कहा कि ये चुनाव आयोग का दायित्व है कि जो मतदान में वोट पड़े और मतदान में जो वोट गिनती किए गए उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ये चुनाव आयोग का दायित्व है। ये 2 अहम पैराग्राफ है इस जजमेंट में, हमें ध्यान रखना है। तो चुनाव संपन्न हुए, गिनती भी संपन्न हुई और कई लोग इस बार ईवीएम के घोटाले के मामले में, गड़बड़ी के मामले में आवाज उठाए। उसमें वोट फॉर डेमोक्रेसी एक संस्था है जो कहती है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो वोट डाले गए और जो वोट गिने गए उनमें 12.5% का अंतर है। मतलब आप समझ सकते हैं 3-4% के अंतर में सरकारें बदल जाती है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में विधानसभा के जो चुनाव हुए वहां पर वोट डाले गए वोट और गिनती किए गए वोटों में 12.5% का अंतर है। और ये दोनों राज्यों में विधानसभा के जो सत्ता, जिसके पास सत्ता थी, वो
एनडीए के पास चले गए। मतलब उड़ीसा में बिजू जनता दल हार गई और एनडीए के पास सत्ता चला गया। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी के पास में सत्ता थी, वो भी एनडीए के पास चला गया। एक ध्यान में रखने वाली बात है। अब जब 92 लोगों ने, मतलब मेरे ख्याल से 14-15 लोगों ने 92 पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट और ईवीएम के जो आंकड़े हैं उनकी तुलना कर जांच करने की दरख्वास्त दी। 92 पोलिंग स्टेशनों में। हैरान करने वाली बात है, इन 92 पोलिंग स्टेशनों में से 70 पोलिंग स्टेशन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने डाली है। वो भारतीय जनता पार्टी वो कहते हैं कि ईवीएम में कोई घोटाला ही नहीं हो सकता। मतलब ईवीएम और वीवीपैट का जो घोटाला है उसके बारे में आवाज उठाने वाले उस भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ईवीएम में कोई घोटाला हो ही नहीं सकता। 22 लोग और हैं, जिनमें कांग्रेस के 3 उम्मीदवार हैं, हरियाणा के 2 उम्मीदवार हैं, महेंद्र प्रताप सिंह फरीदाबाद से और दिव्यांशु बुधिराजा जी करनाल से। ये दोनों उम्मीदवार हरियाणा के कांग्रेस के उम्मीदवार, उन्होंने याचिका दायर की कि वीवीपैट और ईवीएम की जांच करवाएं। तो अब चुनाव आयोग ने एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन का उल्लंघन करते हुए एक नया ऑर्डर लेके आती है, एक नया आदेश लेके आती है जिसका नाम है टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। मतलब तकनीकी जांच, ईवीएम की तकनीकी जांच के नाम से एक नया आदेश जारी करती है, जिसके तहत आपको तय करना था कि चुनाव वाले दिन में जो वीवीपैट डाले गए बक्से में और उसी पोलिंग स्टेशन के जो ईवीएम के आंकड़े हैं, दोनों की तुलना करके आपको जांच करना है। लेकिन ये टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन कहती है कि उस वीवीपैट का हम जांच नहीं करेंगे, हम एक और मॉक पोलिंग करेंगे। मॉक पोलिंग मतलब एक और झूठ मूठ का पोलिंग करेंगे, जिसमें हम वही ईवीएम का मशीन और वही वीवीपैट लेके आके दोबारा आप 100, 150, 200, 500 जितने भी लोगों को लेके आना चाहे लेके आ सकते हैं। दोबारा एक झूठ मूठ का मतदान करते हैं और उस मतदान में जो ईवीएम के आंकड़े हैं और जो वीवीपैट जो पर्चियां निकलती है उनकी तुलना करके हम जांच करेंगे। मतलब आपका उदाहरण एक दे देता हूं, छोटा सा, आप समझने के लिए आसान होगा। एक ज्वेलरी का दुकान है बड़ा, कोई आदमी चला गया उसमें एक सोने की चैन खरीदने, सोने का हार खरीदने। वो जाके सेल्समैन को बोलता है कि मुझे हार खरीदना है, आप दिखाइए। सेल्समैन क्या करता है, फटाफट 4-5 बक्से खोलता है, उसमें एक में 4-4 सोने के हार होते हैं। तो 16 उन्होंने सामने, उसके सामने, उस आदमी के सामने 16 हार रख देता है। सेल्समैन का ध्यान भटकाने के लिए ये आदमी कहता है कि पीछे जो एक और हार है वो लेके, वो दिखाइए। तो जब तक वो खोल कर वो हार को बाहर निकालता है, इसमें से एक आदमी अपने पॉकेट में डाल लेता है। जैसे ही सेल्समैन पलटता है, देखता है कि 16 के बजाय केवल 15 सोने के हार है, तो वो कहता है कि यहाँ पर एक हार मिसिंग है। तो ये आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता। तो सेल्समैन कहता है कि आपकी तलाशी लेंगे। तो ये आदमी ये कहता है कि तलाशी आज मत लीजिए, मैं कल दोबारा आऊंगा, तब आप तलाशी लीजिए और तय कीजिए कि मैंने चोरी किया नहीं, आज तो मुझे जाने दीजिए। मतलब जिन वीवीपैट के बारे में उम्मीदवार को संदेह है और उसकी तुलना मतदान वाले ईवीएम के आंकड़ों से, मतलब मतदान वाले वीवीपैट का तुलना मतदान वाले ईवीएम के आंकड़ों से वो करवाना चाहता है, उससे चुनाव आयोग बिल्कुल नकारती है, सिरे से खारिज करती है कि हम ये नहीं करेंगे। और एक मजेदार वाली बात, जो भी वो झूठ मूठ का पोलिंग कर रहे हैं, जो भी मॉक पोलिंग कर रहे हैं, उसमें उनका कहना है कि जो चुनाव चिन्ह और चुनाव में उपयोग किए गए, मतलब आप मान लीजिए कांग्रेस का पंजा है, भाजपा का कमल है, समाजवादी पार्टी का साइकिल है और बहुजन समाज पार्टी का हाथी है, वो चुनाव चिन्ह हम ये मॉक पोलिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कोई और चिन्ह इस्तेमाल करेंगे। आपको जो चुनावी चिन्ह चुनाव के दिन दिया गया, उसका इस्तेमाल इस झूठ मूठ का जो मॉक पोलिंग है उसमें नहीं होगा।
कुछ और चुनाव होगा। मतलब आपने ईवीएम में कोई प्रोग्राम ऐसा सेट किया हुआ है, जरूर ऐसा सेट किया हुआ है, जिसमें आप अगर पंजे को डालते हैं या साइकिल को डालते हैं तो वोट भाजपा को जा रहा है। इसलिए आप उस चुनावी चिन्ह को इस्तेमाल करने से, मॉक पोलिंग में भी उस चुनाव चिन्ह से आप इस्तेमाल करने से ऐसे डर रहे हैं जैसा कोई करंट शॉक लग रहा है उनको। चुनाव आयोग का इस सिलसिलेवार तरीके से आप इसको देखना है। पहले तो चुनाव आयोग की नियुक्ति, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया गया और होम मिनिस्टर को लाया गया। दूसरी बात, ये मॉक पोलिंग जो है, चुनाव वाले दिन के वीवीपैट, मतलब मतदान में जो वीवीपैट पाए गए और मतदान के दिन जो ईवीएम के आंकड़े पाए गए, उनकी तुलना करने से इलेक्शन कमीशन भाग रहा है। और जो मॉक पोलिंग भी करे तो उसमें जो चुनाव चिन्ह चुनाव में उपयोग किए गए उसको इस्तेमाल ये मॉक पोलिंग में नहीं करना चाहते। मतलब आपने जरूर कोई ऐसा प्रोग्रामिंग किया है कि जो बटन आप पंजे को दबाएंगे या साइकिल को दबाएंगे या हाथी को दबाएंगे और जाके कमल को जाके गिरा। अगर आप नहीं करते, कोई घोटाला नहीं करते, तो आप वीवीपैट सामने डाल के कहिए, एक बार नहीं तो 1000 बार गिनिए महाशय। उम्मीदवार को आप कहेंगे ये रहे आपके वीवीपैट, मतदान वाले दिन के वीवीपैट, ये गिन लीजिए, एक नहीं तो 1000 बार गिन लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। आपको एतराज क्यों है मतदान वाले वीवीपैट को गिनने में? यह बात मेरे ख्याल से लोगों को स्पष्ट हो गई है। अब एक और बात, मतदान के दिन जो भी वीवीपैट है उनकी तुलना ईवीएम के आंकड़ों से जांच करने के लिए आप एक पोलिंग स्टेशन के लिए चुनाव आयोग ने फीस तय किया है 47,200 रुपया। एक पोलिंग स्टेशन की जांच के लिए 47,200 रुपया चुनाव आयोग ने उसका फिक्स किया है। अगर विधानसभा कोई उम्मीदवार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है तो पूरे क्षेत्र के लिए, विधानसभा क्षेत्र के लिए उसको जमानत देनी पड़ेगी 10,000 रुपये की। लोकसभा का है तो उसको 25,000 की जमानत देनी पड़ेगी। ये कौन सा कानून निकाल के लेके आए कि एक पोलिंग स्टेशन का जो फीस है 47,200 रखते हैं। अगर हम ये 47,200 को पूरे विधान सभा क्षेत्र का में लागू करें तो 1 करोड़ रुपया बनता है। मतलब जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए 10,000 रुपए की जमानत रखता है, अगर वो ईवीएम की जांच वीवीपैट से करवाना चाहता है सारे विधानसभा क्षेत्र का, उसका फीस जो है 1 करोड़ रुपया है और लोकसभा क्षेत्र के लिए 8 से 10 करोड़ रुपया है। इतनी भारी फीस क्यों रखी गई? क्या आप उम्मीदवार को निराश करना चाहते हैं कि इतनी भारी फीस को देखकर वो मुकर जाए? ठीक है भाई, हार तो गए हैं, अब ये पैसा क्यों बर्बाद करें? हालांकि उच्चतम न्यायालय ने 5% पोलिंग स्टेशनों की जांच की ही इजाजत दी है, लेकिन इतना फीस 47,200 रुपए प्रति पोलिंग स्टेशन, ये बहुत, मतलब उसको डिस्करेज करने वाली बात है। एक और बाधा डाल रहे हैं वीवीपैट की, मतलब आप देखते जाइए, सिलसिलेवार देखते जाइए, वीवीपैट की गिनती ईवीएम के आंकड़ों से करना कितनी बाधाएं डाल रहा है चुनाव आयोग। एक और बात सामने लेके आता हूं आपको। आमतौर पर चुनाव में अगर कोई गड़बड़ी हुई तो आपको हाईकोर्ट में जाने के लिए 45 दिन का समय है, लेकिन इस वीवीपैट की जांच के लिए मात्र 7 दिन। ऐसा क्यों भाई? चुनावी गड़बड़ी तो चुनावी गड़बड़ी है, जब कोई और चुनावी गड़बड़ी है तो उसको आपके पास अदालत के पास जाने के लिए आपके पास 45 दिन है। ये वीवीपैट और ईवीएम के आंकड़ों की जांच करने के लिए आपके केवल मात्र 7 दिन है। मतलब आप 7 दिनों के अंदर आप पहले तो आप हार का जो बोझ है उसमें से बाहर निकालने के लिए, उसका जो शौक है उससे बाहर निकलिए, 3-4 दिन लग जाएंगे। उसके बाद में आप तय करेंगे कि कितना फीस भरना है, कौन से पोलिंग स्टेशन में हमें जांच करना है, इसकी जांच करने में 7 दिन निकल जाएंगे। मतलब आप देखिए वीवीपैट और ईवीएम के आंकड़ों की जांच में कितनी बाधाएं डाल रहा है चुनाव आयोग। अब बात करते हैं, एक और बात है फॉर्म 20। ये फॉर्म 20 जो है आपके मतदान जिस दिन मतदान संपन्न हो जाता है उस दिन फॉर्म 17C के एक फॉर्म होता है 17C के नाम से, उसमें
कितने वोट डाले गए उसका जो है उसका नंबर्स उसमें भर दिया जाता है। और चुनाव काउंटिंग के दिन कितने जिस उम्मीदवार को कितने मतलब उस पोलिंग स्टेशन में हर एक उम्मीदवार को कितने कितने वोट मिले उसका जो पूरा आंकड़ा जो है उस फॉर्म 17 से में उस पर्ची में भरा जाता है। वो एक पोलिंग स्टेशन का हो जाता है आंकड़े। अगर पूरे चुनाव क्षेत्र का अगर पूरे चुनावी क्षेत्र का आपको आंकड़े चाहिए तो आप एक और फॉर्म भरेंगे जिसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। उसमें हर एक पोलिंग स्टेशन में हर एक उम्मीदवार को कितने कितने वोट मिले उसका पूरा चिट्ठा उसमें रहेगा। इसको कहते हैं फॉर्म 20। चुनाव आयोग इससे पहले हर चुनाव में यह फॉर्म 20 जो है अपने वेबसाइट में सार्वजनिक कर देता था, 15-20 दिन में कर देता था। चुनाव संपन्न होकर 100 दिन होने को आ रहे हैं, लेकिन आज तक आंध्र प्रदेश का जो फॉर्म 20 है वो वेबसाइट पे सार्वजनिक नहीं किया गया। क्या दिक्कत है चुनाव आयोग को? ये फॉर्म 20 सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? अगर ये फॉर्म 20 सार्वजनिक हो जाता तो जितने वोट पड़े और जितने वोट गिने गए इनका जो अंतर है वो तो मालूम पड़ जाएगा हर एक पोलिंग स्टेशन वाइज। अब बात यह है कि कोई हमारे आंध्र प्रदेश में पहले दिन जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन आंकड़े बताए गए कि 68% चुनाव हुआ, फिर बाद में कहा गया कि 70% हुआ, फिर बाद में कहा गया कि 72% हुआ, और चौथे दिन कहा गया कि 82% का चुनाव हुआ। मतलब जो चुनाव वाले दिन के जो आंकड़े हैं और 4 दिन बाद जो आंकड़े दिए गए वो 12% का 12.5% का फर्क है। अगर आप फॉर्म 20 अपलोड करेंगे तो बूथ एजेंट रहता है हर एक पोलिंग स्टेशन में। वो बूथ एजेंट जैसे जैसे वोटर आता रहता है उसका नाम टिक करके पूरा उसके पास एक हिसाब रखता है। उसको मालूम पड़ता है कि उस चुनाव के दिन कितने वोटर आए, उसके पास वो पर्ची रहती है, वोटर का जो लिस्ट रहता है उसमें जितने भी लोग आए उनका पूरा डिटेल्स उसके पास रहता है। और फॉर्म 20 जैसे ही अपलोड होता है वो देखता है कि मेरे पोलिंग स्टेशन में चुनाव हुआ 70% और ये गिनती किए गए हैं 82%। ये अंतर क्यों है? ये अगर कुछ गड़बड़ी इसमें हुई है तो वो बाहर आ जाएगा। और एक अहम बात है कि हर एक गांव में मोटा मोटी लोगों को पता रहता है कि कौन सा वोटर किस पार्टी को वोट देने वाला है। मान लीजिए गांव में एक सीतापुर एक गांव है, उसमें 1000 वोट है, तो उसमें आपको औसतन मालूम पड़ जाता है कि 100 में से अगर 700 लोग 70% अगर चुनाव हुआ मतदान हुआ तो 700 लोगों में से समाजवादी पार्टी को जाएंगे 400 और भाजपा को जाएंगे 250, निर्दलीय को जाएंगे एक आधा वोट और नोटा को जाएंगे एक आधा वोट। ये मोटा मोटी एक आकलन उस गांव के लोगों को रहता है। अगर फॉर्म 20 आपने अपलोड कर दिया और उसमें नतीजा ये निकले कि सपा को जो 400 वोट जाने के बजाय 500 वोट भाजपा को जा रहे हैं, सपा को 100 जा रहे हैं, निर्दलीय को जा रहे हैं, नोटा को जा रहे हैं, मतलब जो है जो वोट उम्मीदवार ने सपा को डाली उस गांव में, अगर वो वोट का अंदाजन जो भी उनका अनुमान है उसके हिसाब से नहीं है तो वो गांव में लोग भड़केंगे। और ऐसा ही हर एक पुलिस स्टेशन के जब आंकड़े देख लेंगे लोग अपने अपने आंकड़े में पुलिस स्टेशन का नंबर देखेंगे, बूथ एजेंट को बुलाएंगे, लाओ भाई कितने वोट पड़े हैं हमारे गांव में? हाँ ठीक है 700 पड़े हैं सर। गिनती किए गए वोट कितने हैं? अरे सर ये तो 800 850 है। वो एक लफड़ा हो जाएगा। अगर उसमें कुछ नहीं हुआ, मान लीजिए 700 ही वोट दिखा रहा है, उसमें समाजवादी को 400 वोट पड़ने थे हमारे हिसाब से, वहां दिखा रहे 200, भाजपा को जहां 200 पड़ने थे वहां दिखा रहे 500, तो ये पूरा मामला जो है बाहर आ जाएगा। शायद इसी के डर से आंध्र प्रदेश में, मैं कह सकता हूँ देश भर में क्या हुआ मैं तो नहीं मालूम, लेकिन आंध्र प्रदेश में आज तक 100 दिन के बाद भी फॉर्म 20 का सार्वजनिक नहीं किया गया चुनाव आयोग के वेबसाइट पर। एक खासकर मैं हरियाणा के वोटरों से अपील कर रहा हूं कि आप अड़ जाएं और आप कहें कि 100% वीवीपैट की गिनती की मांग आपसे शुरू कर दें, क्योंकि आप जो वोट डाल रहे हैं, जो बत्ती आप जल रहे हैं जिस उम्मीदवार के सामने, आपको क्या गारंटी है कि वो जाके वो कंट्रोल यूनिट में उसी उम्मीदवार को जा रही है? आपको जो नजर से दिख रहा, जो अपने आंख से देख रहे हैं, उसी का आप बिलीव करना चाहिए, मतलब उसी पे आप भरोसा करना चाहिए जो अपने आंखों से देखे हैं।
मतलब जो पर्ची, जो उम्मीदवार और जो उसका चुनावी चिन्ह आपने आंखों से देखा है, आप उसी को भरोसा कीजिए और उसी को गिनती करने की डिमांड रखिए। ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर के वोटरों के लिए मेरा एक विनती है। और आने वाले जो भी बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड का जो भी, दिल्ली के जो भी चुनाव है, वहां के मतदान भी ये ध्यान रखें और 100% वीवीपैट की गिनती की मांग करें, क्योंकि वही आप आंखों से देख रहे हैं और उसी का आप भरोसा करेंगे। अब मान लीजिए ऐसा अगर हुआ तो क्या हुआ, क्या गड़बड़ी है, इसका कोई बड़ी चीज है क्या? ठीक है भाई, मान लीजिए कोई धांधली हुई है तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है, होते रहता है। ये धांधली करना मतलब एक पोलिंग स्टेशन किया या 10 पोलिंग स्टेशन किए, वो अलग बात है। बड़े पैमाने पर सरकारें बदलने की जो पैमाना है, उस पैमाने पर अगर आप धांधली करेंगे तो आप क्या वोटर का जो है वोट चुरा रहे हैं। मतलब बाबा साहेब अंबेडकर जो संविधान लिखे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि लोग तय करेंगे कि कौन सरकार चलाएगा, उसका मतलब उसका जो हथियार है वोट, उसको आप लूट रहे हैं। आप चुनाव तंत्र का अपमान कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि लोग नहीं डिसाइड करेंगे, लोग नहीं तय करेंगे कि कौन सरकार चलाएगा। केंद्र सरकार में बैठे लोग तय करेंगे ईवीएम द्वारा कौन सरकार चलाएगा। ये लोकतंत्र नहीं हुआ, ये तो ईवीएम तंत्र हो गया। ये संविधान की हत्या है। मतलब आपके पास जब सत्ता आ जाती है, लोकसभा में तो आपके पास सत्ता आ भी जाएगी, विधानसभा में जो सत्ता आपके पास आ जाएगी, ये विधानसभा के विधायक जो है वो वोट करेंगे राज्यसभा के नुमाइंदे के लिए। अब हाल ही में आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, 175 में से 164 सीट एनडीए के पास चले गए। ये तो नामुमकिन है, किसी हाल में नामुमकिन है एनडीए का आंध्र प्रदेश में जीतना। क्योंकि मैं आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी पूरा रखता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। आप जो सिलसिलेवार तरीके से जो भी घटनाएं बताई आपको, फॉर्म 20 का अपलोड नहीं करना, मतदान वाले वीवीपैट की तुलना ईवीएम के आंकड़ों से नहीं करना, मॉक पोलिंग में जो चुनावी चिन्ह है वो उम्मीदवार को जो दिए गए मतदान के चुनाव नहीं है, कुछ और चुनाव के साथ आप मॉक पोलिंग करवाना चाहते हैं, ये सारे आपको प्रमाणित करते हैं कि चुनाव में धांधली हुई है। अब आंध्र प्रदेश की जो सरकार है वो बदली गई है, जबरन बदली गई है ईवीएम द्वारा। अब आंध्र प्रदेश के जैसे चुनाव परिणाम आए तो पता नहीं जबरदस्ती करवाया या कुछ लालच दे के करवाया, 2 राज्यसभा के विधायक आंध्र प्रदेश के इस्तीफा दे दिए। अब उसके जो 2 राज्यसभा सदस्य के लिए चुनाव होगा, उनके पास 175 में से 164 का वोट है उनके पास विधानसभा में, वही चुन के आएंगे। मतलब जो वाईएसआरसीपी के अभी जो है ना राज्यसभा में 11 के 11 सांसद राज्यसभा के जो है वो वाईएसआरसीपी के हैं। आप ये 2-3 ऐसे लोगों को आप इस्तीफा करवाएंगे, फिर दोबारा चुनाव कराएंगे, आप पूरा जो 11 के 11 जो है अपने नाम करवा लेंगे। अब जो वहां से जो जबरदस्ती से किए या कोई लालच में आके दिए नहीं पता, लेकिन उनका कार्यकाल राज्यसभा का 3-4 साल और है। मतलब 3-4 साल का जो कार्यकाल है इन राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उनको आप खत्म करके एनडीए के सदस्य को वहां बिठाना चाहते हैं। मतलब राज्यसभा भी अपने गिरफ्त में लाना चाहते हैं। आप चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे, केंद्र सरकार में जो भी सरकार है, केंद्र मंत्री, प्रधानमंत्री और होम मंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो भी है वही तय करेंगे। तो चुनाव आयुक्त भी आपके मुट्ठी में रहेंगे, सीबीआई की जांच एजेंसी का नियुक्ति भी ये लोग करेंगे, उनके मुट्ठी में रहेंगे, ईडी की नियुक्ति भी यही करेंगे, चीफ विजिलेंस कमिश्नर की भी नियुक्ति यही करेंगे। मतलब सारी नियुक्तियां जो है एक पार्टी के हाथ में हो जाएगी। मतलब लोकतंत्र खत्म हो जाएगी और तानाशाही शुरू हो जाएगी। दिखावे के लिए एक लोकतंत्र का नाटक रह जाएगा, लेकिन वास्तव में वो तानाशाही चलते रहेगा भारत देश में। आपको तय करना है। और हम अपने आप को सीना तान कर कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र हम हैं।
जब दुनिया में को ये बातें जाएंगी कि आंध्र प्रदेश में या भारत देश में ऐसे चुनाव हो रहे हैं, तो लोग खिल्ली उड़ाएंगे भारत देश का। ये भारत देश का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है, ये चुनाव तंत्र का अपमान है, ये वोटर को ठगना है। ये पूरा काम जिसलिए कर रहे हैं, आप सत्ता अपने पास रखने के लिए कर रहे हैं। मतलब अगर यही काम विदेश में होता तो एक देशद्रोह बनता। अब तक एक किसी और देश में, किसी ब्रिटेन में या अमेरिका में या कोई और देश में होता तो अब तक जो भी इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं सलाखों के पीछे रहते या शायद फांसी भी चढ़ जाते। तो मैंने जो भी ये घटनाएं घटी है, उस सिलसिलेवार घटनाक्रम जो बताया है, आप उस वेबसाइट पे जाके जांच कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके जांच कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के जो फॉर्म 20 अपलोड हुए हैं या नहीं। आप स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो भी, मतलब मॉक पोलिंग का जो भी प्रोसीजर है, मतलब झूठ मूठ का पोलिंग का जो भी प्रोसीजर है, उसे आप वेबसाइट पे जांच कर सकते हैं। और जांच कर ये तय करे कि इस देश के लोगों के साथ गद्दारी हुई या नहीं। जो भी लोग ये कर रहे हैं, क्या वो देशद्रोही है या नहीं, क्या वो दंडनीय अपराध है या नहीं, क्या उन्हें कटघरे के पीछे जेल में होना चाहिए या नहीं, ये आपको तय करना है। जय हिंद।